हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, जो कि हमने जो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस में जो हमने टॉपिक कवर किए थे, तो उन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो ओके, तो टेम्परेचर से क्या चेंज होता होगा? तो मोलालिटी में तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो मोलालिटी भी नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में तो टोटली नंबर ऑफ मोल्स का यूज होता है, तो वो भी नहीं करने वाली। वेट परसेंटेज में भी तो सिर्फ मास का ही यूज होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट बचा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है, भले ही थोड़े से अमाउंट में होता होगा, माइक्रो अमाउंट में होता होगा, बट फिर भी वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। इसलिए तो जो मोलैरिटी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया था? नीट 2017 में आया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, ओके, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी डबल्ड, हाल्व्ड, tripled and unchanged। तो मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। ओके, मोलैलिटी को डाइल्यूट सॉल्यूशन है जो उसकी मोलैलिटी उसको डबल कर दिया। ओके, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब यहाँ पर किसकी बात चल रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। एक मिनट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। तो के एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो अब आप लोग सोचेंगे कि के एफ जो है मोलैलिटी के एंटी प्रोपोर्शनल है, मीन्स मोलैलिटी बढ़ी तो के एफ कम हो जाएगा। बट यहाँ पर जो के एफ है, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, वो मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट का अमाउंट डिक्रीज हो इंक्रीज हो, उससे इसके वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आती है। ये सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट किस नेचर का है, उस पर डिपेंड करती है। जब सॉल्वेंट चेंज होगा तभी जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर ना ही डबल, ट्रिपल, ना ही हाफ, द अनचेंज्ड। ओके, क्लियर है? ये आया था नीट 2017 में, ये भी क्वेश्चन ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 100 डिग्री सेल्सियस और द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन of 6.5 gram of a solute in 100 gram of water is 732 millimeter. If Kb is equals to 0.52, the boiling point of this solution will be. Okay, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और आपको केबी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किस फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? मिनट, डेल्टा TB is equals to KB into M। तो KB into M means WB upon MB into WA। इसी फॉर्मूले का यूज होने वाला है। तो यहाँ देखिए, आपको अगर निकालना है बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको KB की वैल्यू दे रखी है, WB दिया हुआ है क्या, फॉर 6.5 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ग्राम वो भी दे रखा है। आपके पास MB की वैल्यू नहीं है,
ठीक। और उस सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो सब पता है। आपको क्या नहीं पता, एम बी नहीं पता। तो अब एम बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और कुछ दिया है क्या यहाँ पर, हाँ दिया, एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन का, तो यहाँ अब जो वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं एम बी की वैल्यू। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन पी ऑफ ए। तो यहाँ पर P ऑफ ए दिया हुआ है, मीन्स चेंज जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 732 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बात चल रही है। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर बॉइल कब होता है, जब वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मींस कितना हो जाएगा प्रेशर, 180 m, और 180 m इज इक्वल्स टू होता है 760 mm Hg। तो यहाँ पर P नॉट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 760, ठीक। P ऑफ ए कितना, 732, ये भी 732 हो जाएगा। और इधर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन एन ए, तो ये हो गया WB अपॉन WA इंटू MA अपॉन MB। तो यहाँ पर देखिए WB कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6.5 ना, ओके, इंटू MA मीन्स मास ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर 18, WA कितना दिया हुआ है, WA गिवन है 100 ग्राम, और MB हमें नहीं पता, यही हमें कैलकुलेट करना है इससे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 अपॉन 732 आ जाएगा। तो MB हमें कैलकुलेट करना है, तो MB को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी दूसरे तरफ। तो 6.5 इंटू 18 इंटू 732 अपॉन 100 इंटू 28। तो ये आपके पास जब आप MB कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30.6 ग्राम। जब इसको आप करेंगे तो वो आपको 30.6 ग्राम मिल जाएगा। अब हम डेल्टा TB कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू, KB दिया हुआ था कितना, 0.52, WB 6.5 इंटू 1000 अपॉन MB कितना दिया हुआ है, MB हमने अभी निकाला 30.6 इंटू, और क्या चाहिए, WA कितना दिया हुआ है 100। तो ये तो कैंसल हो गया। तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा TB आ जाएगा आपके पास 1.10। ये आ गया डेल्टा TB की वैल्यू। तो डेल्टा TB मीन्स T ऑफ B माइनस T नॉट ऑफ B इज इक्वल्स टू 1.10। तो TB आपको चाहिए, तो T नॉट ऑफ B मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो 1.110। तो TB कितना हो जाएगा 100 प्लस 1.10 मीन्स 101.10 केल्विन। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये दिया हुआ है क्या, 101 पॉइंट, अच्छा ये डिग्री सेल्सियस में था ना, हाँ तो डिग्री सेल्सियस में यूज कर लिया, हाँ ठीक। तो ये केल्विन नहीं है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये आ गया 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट कर लिया आपने, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया 101 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन of the vapor pressure over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume the temperature is constant at 25 degree Celsius. So given क्या है आपको, वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन 12.8 किलो पास्कल,
और टॉल्विन का 3.85। और ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, द वेपर प्रेशर, एक मिनट, ये द यहाँ पे करेक्शन है, द वेपर विल कंटेन, ओके यहाँ पर है द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्विन and the vapor will contain equal amount of benzene and toluene. Not enough information is given to make a prediction. The vapor will contain a higher percentage of benzene. Okay, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है बेंजीन और टॉल्विन का 1:1 में इनका मिक्सचर लिया गया था और उसके लिए वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हैं कि द वेपर कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्विन, मींस जो वहां पर वेपर है उसमें टॉल्विन का ज्यादा परसेंटेज है। नेक्स्ट है इक्वल अमाउंट है दोनों का। नेक्स्ट है नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो ये यहाँ पर इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा है। बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो बेंजीन के वेपर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक। तो और जो टॉल्विन है उसका वेपर प्रेशर कितना है, 3.85। तो यहाँ पर टॉल्विन के जो वेपर्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए थे, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्विन, नो, क्योंकि वहां पर जो वेपर प्रेशर है वो टॉल्विन का कम है। वेपर प्रेशर कम है मींस वहां पर जो टॉल्विन का वेपर है वो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन, नहीं, क्योंकि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो डिफरेंट है, तो इक्वल अमाउंट तो वेपर तो है ही नहीं। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द लास्ट इज करेक्ट, द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा मींस वहां पर जो बेंजीन का अमाउंट प्रेजेंट है वेपर फेज में वो भी वहां पर ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो वांट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है, तो वांट ऑफ फैक्टर स्ट्रॉन्ग बेरियम इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग है मींस, स्ट्रॉन्ग बोल दिया मींस वहां पर क्या, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है वहां, और आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालने बोला है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ solutes after dissociation upon number of solutes upon number of moles of solutes before dissociation। तो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या, BaOH होल ट्वाइस। तो ये जब आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, Ba2+ प्लस 2OH माइनस, ठीक। तो यहाँ देखिए I इज इक्वल्स टू, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, 2 और 2+1, और डिसोसिएशन के पहले 1 मोल्स। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/1। तो I इज इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ ऑप्शन 3 दिया हुआ है, तो ये हो गया राइट। ये कब आया था, नीट 2016 फेज 2 में, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, डेल्टा H मिक्सिंग, और क्या दिया हुआ, डेल्टा U मिक्सिंग मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा P इज ऑल्सो 0, डेल्टा G मिक्सिंग, तो क्या डेल्टा G मिक्सिंग 0 होता है। तो ये 3 ऑप्शंस तो सही है, क्योंकि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी वो तो 0 ही होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी 0 होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और डेल्टा P वो भी 0 होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो सही है, तो रॉन्ग कौन सा हो गया, डेल्टा G मिक्सिंग इज रॉन्ग। ये कैसे रॉन्ग हुआ ये भी हम देखते हैं। डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा G मिक्सिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा H मिक्सिंग माइनस
टी डेल्टा एच, जहाँ पर डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, और डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी है। तो जो एंट्रोपी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, और जो डेल्टा एच है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, वो इक्वल्स टू जीरो। तो फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा जी फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी एंट्रोपी जीरो नहीं होती, तो जीरो माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, क्योंकि कुछ ना कुछ एंट्रोपी वहां पर रहेगी ही, तो डेल्टा जी यहाँ पर फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक तो आप ऐसे भी बता सकते थे इसका आंसर, और तीसरा ऑप्शंस में जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं वो तीनों करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए उसमें से 3 करेक्ट आंसर है, तो चौथा तो फिर वो इनकरेक्ट होगा। और क्यों इनकरेक्ट होगा ये हम देख सकते हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी। फॉर दिस इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच तो जीरो हो जाता है, बट अगर ये जीरो हो गया तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस, मीन्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा जी होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होते रहती है, और यही क्या है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी है। ठीक, तो डेल्टा जी मिक्सिंग भी क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे है वहां पर, obey the ideal gas law means Raoult's law वो किस कंडीशन पर फॉलो करेंगे ये दिया हुआ है, तो आपके पास 4 कंडीशंस दिए हुए हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इन चारों में से किस कंडीशन पर आइडियल गैस लॉ मीन्स राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा। राउल्ट्स लॉ इनमें से आइडियल गैस जो है हमेशा वो किस पर फॉलो होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर ही कोई जो गैस होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर वहां पर आप हाई रखेंगे तभी जो वेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और फिर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक, अगर आप लो टेम्परेचर रख देंगे तो वहाँ पे वेपर्स उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, एंड हाई प्रेशर रखेंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो रॉन्ग। फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा है प्रेशर भी ज़्यादा है तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अगर टेम्परेचर भी लो है प्रेशर भी लो है तो प्रेशर लो, तो वहाँ पे प्रेशर लो मीन प्रेशर लो है यानी कि वहाँ पे जगह ज़्यादा ही है लेकिन टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर लो है तो वहाँ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ चेंज नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से जब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होता है तभी जो कोई गैस होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे वेपर भी फॉर्म होते हैं बहुत सारे और राउल्ट्स लॉ वहाँ पर फॉलो होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट करेक्ट है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसे आप ध्यान में भी रख सकते हैं कि कोई भी जो गैस होता है वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m aqueous सॉल्यूशन। ये आया 2015 में, तो 1m सॉल्यूशन है उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन बताना है। ओके, तो 1m सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ, 1m का मीन्स मतलब क्या हुआ, 1 मोल सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये होता है 1m या 1 मोलल का मतलब कि वहां पर जो 1 मोल सॉल्यूट है वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का। मींस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर एन भी तो पता चल गया, अब एन ए निकालना है। एन ए मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का आपको ग्राम पर में पता है 1000 ग्राम में,
और उसका मोलर मास कितना होता है 18, ये कितना आ जाएगा 55.55 मोल्स। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस 55.55, ये आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा आंसर। चलिए जल्दी कैलकुलेट कीजिए। ठीक, ये आपने कर लिया। ओके, तो ये आ जाएगा 1/56.55, तो ये आपको आंसर मिलने वाला है 0.0177। ओके, तो यहाँ देखिए कौन सा करेक्ट हो गया, फिर ये वाला। ओके, तो इस तरह से आप, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The boiling point of a 0.2 mole per kilogram solution of 2.2 mole per kilogram means कौन सा concentration unit दिया हुआ है यहाँ पर, मोलालिटी का, means 0.2 m solution. Okay, the boiling point is 0.2 m solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Okay, which one of the following statement is true in this case? X is undergoing dissociation in water. Next, molecular mass of X is greater than the molecular mass of Y. Molecular mass of X is less than the molecular mass of Y. Next, Y is undergoing dissociation in water while X undergoes no चेंज। ओके, तो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर। ओके, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, एक्स का, वो ज्यादा है किससे, बॉइलिंग पॉइंट वाई की, जबकि दोनों ही इक्विमोलर है। मींस अगर इसका 0.2 m है मोलालिटी, तो इसकी भी 0.2 m है। और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है, मींस डेल्टा टीबी, जो अगर बढ़ रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। मींस ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम सभी जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अगर एक्स का जो एक्स सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ज्यादा होगी। और नंबर ऑफ मोल्स कब ज्यादा होंगे, जब वहां पर जो अपने सब्सटेंस लिया है उसका डिसोसिएशन होगा। तो एक्स का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक, क्लियर, ये समझ आ गया आपको। क्योंकि कोई भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दोनों ही जब इक्विमोलर है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो एक्स है उसमें या तो एसोसिएशन हो रहा हो या तो डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन होता तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती है, डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है किसका, एक्स का। तो एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट 9th 10th क्वेश्चन, मैं पानी पी लेती हूँ 1 मिनट, आप क्वेश्चन रीड कीजिए। चलिए, which one of the following electrolytes has same value of want of factor I as that of, ये फॉर्मूला ऐसा है, Al2 SO4 whole thrice if all are 100% ionized। तो सबसे पहले तो Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 100% आयोनाइज हो रहा है। तो 100% आयोनाइज मीन Al2SO4 होल थ्राइस। अगर ये 100% आयोनाइज हो गए तो कितने आयंस बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल्स ऑफ
सल्फेट आयन। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल 5। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने के बाद और डिसोसिएट होने के पहले कितने थे, 5। ओके, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कितना आ गया, 5। तो अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, तो इन चारों में से किसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 5 आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है K2SO4। तो K2SO4 आयोनाइज कैसे होगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस है, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर 3/1 तो इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड देख लेते तो ये तो एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्वल नहीं हुआ। बी ऑप्शन देख लेते हैं K3FeCN6, K3FeCN6, तो ये कैसे आयनाइज होगा, 3K प्लस FeCN6 माइनस, तो यहाँ पर कितने आयन्स बन रहे हैं, 4। तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4/1, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है AlNO3 होल थ्राइस, तो ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा हमारे पास, Al3 प्लस 3NO3 माइनस, तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू 3 + 1 4/1, तो ये भी 4 हो गया। तो जब ये 3 नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो चौथा जो डी ऑप्शन है वही होगा, क्या है, K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, तो ये आयनाइज होके क्या देगा, 4K प्लस FeCN6 माइनस, तो यहाँ देखिए इसका 4K प्लस मतलब 4 मोल ऑफ पोटेशियम प्लस 1 मोल ऑफ फेरोसाइनाइड, तो ये हो गया I इज इक्वल्स टू 5/1, तो ये आ गया 5। तो ये जो ऑप्शन डी है और ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये दोनों का ही वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, मींस जो राइट आंसर कौन सा है, दिस। ओके, क्लियर, नोट करेंगे आप, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो डेल्टा H तो 0 होता है, डेल्टा V भी 0 होता है, डेल्टा P भी 0 होता है, मीन्स डेल्टा P और डेल्टा P ऑब्जर्व माइनस ये दोनों 0 के इक्वल्स होते हैं। ठीक, तो जो एंट्रोपी होता है वो इक्वल नहीं है, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये हो गया ना क्लियर आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression। ओके, तो इनमें से किसका सबसे लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वांट ऑफ फैक्टर पे। तो इन चारों में से जिसके लिए भी, जिस भी ऑप्शन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लार्जेस्ट होगा। तो KCl देखिए, KCl में सिर्फ KCl अगर ये डिसोसिएट होता है तो K प्लस और Cl माइनस आयन बस बनेगा, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ग्लूकोज ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स ये डिसोसिएट होगा, ना ही एसोसिएट होने वाला है। Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसमें देखिए 2Al 3 प्लस 3SO4 2 माइनस n, तो I इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 और 2 5/1, तो इज इक्वल्स टू 5। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, K2SO4 तो 2K प्लस SO4 2 माइनस n, तो I इज इक्वल्स टू 2 + 1 3/1, तो यहाँ पर
वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए सबसे ज्यादा है? Al2SO4 के लिए। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? Al2SO4 होल थ्राइव के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। ठीक, आई होप आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी और क्लियर होते जा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम नीट के और क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू।